एक्सपीरियंस है और इस जर्नी के दौरान मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाएं। तो इसीलिए हमने लाइव लॉन्च का प्लान किया। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो इस लाइव लॉन्च में जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो ये होंगी, एक तो हम बजट ब्रेकडाउन को देखेंगे, मार्केट सिलेक्शन किस मार्केट प्लेस में कितना बजट चाहिए होगा, और रिक्वायरमेंट्स देखेंगे हम अमेजोन क्रिएशन की। अमेजोन अकाउंट क्रिएशन की रिक्वायरमेंट्स हमने क्यों रखी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, कभी किसी को क्या इशू आ रहा होता है, कभी क्या प्रॉपर पता नहीं होता कि हमें किन चीज़ों को नोट डाउन करना है। तो प्रोडक्ट रिसर्च को देखेंगे, कंपेटिटर एनालिसिस को देखेंगे, प्रोडक्ट सोर्सिंग को देखेंगे और इमेजेस को देखेंगे। यूपीसी भी हम इसमें परचेज करेंगे और प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन को, शिपमेंट प्लान को और प्रोडक्ट रैंकिंग को देखेंगे, जिसमें हम पीपीसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखेंगे, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड वगैरह को। तो हम अपने सबसे फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आज हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो मार्केट सिलेक्शन, बजट ब्रेकडाउन, रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, अमेजोन अकाउंट क्रिएशन की, प्रोडक्ट रिसर्च को देखेंगे और कंपेटिटर एनालिसिस और प्रोडक्ट सोर्सिंग को लास्ट में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे इंशाल्लाह आज ही। तो मार्केट सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो हमारे केस में मार्केट यूएस है और यूएस में लॉन्च के लिए हमने $4000 का बजट रखा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि $4000 का बजट क्यों रखा है। तो हमें तो सिखाया जाता है कि $10,000, $15,000 बड़ी मार्केट प्लेस है, बजट ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी वजह से बहुत सारे क्लाइंट स्किप हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी क्लाइंट आए तो वापस ना जाए, हम उसे सेटिस्फाई करते हैं प्रॉपरली। तो हमने $4000 में इस कंप्लीट लॉन्च को देखना है, ठीक है। तो बजट ब्रेकडाउन की अगर बात करें तो बजट हमने सबसे पहले एलएलसी के लिए बजट रखा है जो कि $450 to $650 है, ठीक है। बजट में हमने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बजट होता है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स की एलएलसी डिफरेंट प्राइस में आपको मिलेगी। और उसके बाद हमने बीए की फ़ी रखी है जो कि $300 to $400 है अकॉर्डिंग टू इनेबलर्स प्राइस लिस्ट। और अकाउंट सब्सक्रिप्शन की फ़ी रखी है हमने $40 जो कि मंथली बेसिस पे अमेजोन चार्ज करेगा, ठीक है। और $30 जो कि वन टाइम एक्सपेंस है। और पेटेंट चेक, देखिए अगर हमने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया उसके बाद हम पेटेंट चेक करवाएंगे, उसके लिए हमने $30 पेटेंट चेक की कॉस्ट रखी है। उसके बाद सैंपल, जैसे हमने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है तो उसके बाद हम सैंपल मंगवाएंगे सप्लायर से। सैंपल को टेस्ट करने के लिए हमने $50 to $100 सैंपल का बजट रखा है। और उसके बाद इंस्पेक्शन, इन्वेंट्री रेडी हो गई है, अब हमें पता नहीं है कि इन्वेंट्री कैसी है, इन्वेंट्री में क्या कुछ फ्लॉज हैं, उसको हम चेक करवाने के लिए इन्वेंट्री को हमने $200 इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन का बजट रखा है। उसके बाद प्रोडक्ट तो रेडी हो गई है बट अमेजोन पे लाइव करने के लिए हमें उसकी इमेजेस की ज़रूरत है। तो इमेजेस बनवाने के लिए हमने $100 to $150 उसका बजट रखा है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर इन्वेंट्री, लेट्स से हमारी इन्वेंट्री है 200 यूनिट्स की स्टार्ट में, उसके लिए हमने $1000 का बजट रख लिया है। इसमें हम फेसबुक एड्स रन करें या पीपीसी चलाएं, इन सब चीज़ों को हम $1000 में कवर करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएशन की बात करें तो अकाउंट क्रिएशन के लिए हम सबसे पहले एलएलसी बनानी पड़ेगी। एलएलसी बनाने के लिए हमें किसी कंपनी का नाम जरूरत होगा। लेट्स से आप कह रहे हैं अब्दुल हसीब एलएलसी, अब्दुल हसीब नाम हमें पता चल गया, अब हम देखेंगे ये नाम अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अगर नाम अवेलेबल है तो हम एलएलसी के लिए फाइनल करेंगे। उसके बाद एलएलसी बन गई, एलएलसी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। एक तो हमें रजिस्टर्ड एड्रेस की जरूरत है, ठीक है। रजिस्टर्ड एड्रेस हम कहाँ से बाय करेंगे। रजिस्टर्ड एड्रेस बाय करने के लिए आप गूगल पे चले जाएं, आप टाइप करें रजिस्टर्ड एड्रेस फॉर यूएसए, ठीक है। आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिलेंगी, फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट है, जिस तरह और बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, आप वहाँ से एड्रेस परचेज कर लें। आप कौन सी सजेस्ट कर रहे हैं? मैं कोई भी सजेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज के अगर कल के दिन आपको कोई इशू आ जाए या फिर आपको रिफंड में कोई मसला हो, बाद में आप डॉक्यूमेंट्स आपको ना मिले तो मेरे गले पड़ जाए बात, इसीलिए मैं रिकमेंड कोई भी नहीं करूँगा। बट आप इनेबलर्स की सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं, www.enablers इसी तरह कुछ लिंक है, आप वो यूज़ करें, स्लैश सर्विसेज, आप उस पर चले जाएँ, आपको वहाँ से भी ट्रस्टेड एड्रेस और 1 साल की वारंटी भी मिलेगी, वो ऑप्शन ट्रस्टेड है, आप वो यूज़ कर लें। और उसके बाद हमें एलएलसी तो बन गई, उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हम तो कभी भी नहीं यूज़ करते हैं, हम पासपोर्ट और इंग्लिश CNIC यूज़ करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड ये है कि आप अपने पासपोर्ट को यूज़ करें। पासपोर्ट आपका 600 DPI पे स्कैन होना चाहिए, ठीक है।
और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप 600 DPI पे स्कैन करें और रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे फिर आपके, ठीक है। और जीमेल की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन नंबर की, यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जीमेल आपका यूनिक होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि हम टेस्ट करने के लिए अमेजोन का बायर अकाउंट बनाते हैं, उसी जीमेल पे हम सेलर अकाउंट भी बना देते हैं, फिर रिजेक्शन आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। आपने यूनिक जीमेल, नया जीमेल बनाना है, किसी भी नाम से जीमेल बना लें या फिर अपनी LLC के नाम से जीमेल बनाएं और उसको यूज़ करें आप सेलर सेंट्रल साइन अप करने के लिए। और बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल के केस में। स्टार्ट में तो हमें बैंक स्टेटमेंट जरूरत पड़ेगी, अगर हम वेरिफिकेशन फेल हो जाते हैं या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस में हम रह जाते हैं, फिर हमें यूटिलिटी बिल की जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कि बैंक स्टेटमेंट में जो होनी चाहिए। अमेजोन कहता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कलर्ड लोगो होना चाहिए और जो बंदा अकाउंट क्रिएट कर रहा है, अकाउंट साइन अप करने वाले का नाम होना चाहिए। नाम वही होना चाहिए जो बैकएंड पे आप अमेजोन को दे रहे हैं। जैसे मैं अब्दुल हसीब दे रहा हूँ तो अब्दुल हसीब ही आपकी बैंक स्टेटमेंट में नाम होना चाहिए, ठीक है। फिर रिजेक्शन के चांसेस कम से कम होंगे। और उसके बाद आपका एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस समटाइम हमारा एड्रेस होता है, हमारी ब्रांचेस पोस्टल कोड नहीं देती हैं हमें, ठीक है। हमारे एड्रेस के आगे फ़ोन नंबर लिखा होता है, हम वो सबमिट कर देते हैं अमेजोन को। और फिर बाद में क्योंकि अमेजोन पे जब हम लिख रहे होते हैं, एक तो हम अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दूसरा हम लिख रहे होते हैं साथ साथ। हम लिखते हैं पोस्टल कोड भी, लेकिन हमारी स्टेटमेंट में पोस्टल कोड नहीं होता, रिजेक्शन आ जाती है बार बार। तो रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपकी स्टेटमेंट में पोस्टल कोड भी होना चाहिए, कलर्ड लोगो, पोस्टल कोड और आपका एड्रेस, आपका नाम, ये और साइन स्टैम्प भी होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट। समटाइम आप देखेंगे कि बैंक वाले साइन स्टैम्प नहीं करके दे रहे हैं। सजेस्टेड बैंक्स कौन से होने चाहिए? सजेस्टेड बैंक कोई भी बैंक आप यूज़ कर सकते हैं। मसलन आप नया पे यूज़ कर लें, हमारा नया पे से भी हमने अकाउंट साइन अप करवाएं। आप मिज़ान यूज़ कर लें, HPL, फैसल बैंक, कोई भी बैंक आप यूज़ कर लें। बट अगर आप ये चीज़ें पूरी होंगी और वो 600 DPI पे स्कैन होगी। हमारे 2 अकाउंट सस्पेंड भी हुए हैं, हमें पता ये चला कि जब हमने डॉक्यूमेंट सही नहीं सबमिट किए या फिर डॉक्यूमेंट सही तरह स्कैन नहीं थे, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं आजकल। और एक और चीज़ आपने देखनी है कि आपने कभी भी Q4 में अकाउंट्स नहीं बनाने। हमारे जो 2 अकाउंट सस्पेंड हुए हैं वो Q4 में। अकाउंट साइन अप हो गए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ठीक थे, अकाउंट साइन अप हुए, अकाउंट लाइव हुए, विदाउट एनी वेरिफिकेशन या किसी भी ईमेल के बगैर ही अमेजोन ने हमारे अकाउंट बंद कर दिए। अब हम अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं तो अमेजोन हमें कह रहा है कि यू फेल द वेरिफिकेशन प्रोसेस, बट अमेजोन बता रहे हैं कि आपने किस चीज़ में गलती की है। वरना अमेजोन आपको बताता है कि आपने फ़ोन नंबर में गलती कर दी या आपकी बैंक स्टेटमेंट में, एड्रेस में, बट अमेजोन हमें नहीं बता रहा। तो Q4 में आपने अकाउंट्स नहीं बनाने, ठीक है। तो उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च की अगर बात करें तो क्राइटेरिया तो सब लोगों को पता होगा। इनेबलर्स की क्राइटेरिया को हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसी को भी फॉलो भी करना है, ठीक है। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और रिव्यूज़ आपके, सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग तो जानते हैं, बट प्रोडक्ट्स हमारी सक्सेसफुल क्यों नहीं होती या प्रोडक्ट्स हमारी रिजेक्ट क्यों करते हैं इनेबलर्स बार बार, ठीक है। हम तो कहते हैं यार जी सेलर के रिव्यूज़ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, इनेबलर ने रिजेक्ट क्यों कर दी प्रोडक्ट। बट रिजेक्शन इस वजह से होती है कि हम तो देख रहे हैं कि 400 रिव्यूज़ हैं 3 सेलर्स के, बट हम कभी भी ये नहीं देखते कि जो बाकी सेलर्स हैं उनके 3000 रिव्यूज़, 15,000 रिव्यूज़, हमने बाकी सेलर्स के रिव्यूज़ को भी देखना है, ठीक है। उनके रिव्यूज़ भी कम होने चाहिए, ठीक है। अगर उनके रिव्यूज़ कम होंगे तो फिर ये क्राइटेरिया फुलफिल है। और उसके बाद रेवेन्यू की बात करें कि रेवेन्यू 7000 से ज़्यादा होना चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग आप जब भी करेंगे, अगर हम अभी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो हमने अभी के स्टैट्स नहीं देखने, आपने स्टैट्स देखने पीछे जाके जहाँ पे उसका डाउनफॉल आ रहा है। अभी अगर उसका सर्च वैल्यू 60,000 है तो फिर आपने देखने जब उसके 20,000 है, अभी की सेल्स को 20,000 के साथ आपने कंपेयर करना है, ताकि अगर 20,000 दोबारा आ जाए तो हमें कितनी सेल्स मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे प्रोडक्ट के सक्सेसफुल और रिजेक्शन के चांसेस पता चलेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड डोमिनेशन में एक चीज़ हम देखते हैं कि एक ब्रांड 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं बैठा होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ हम देख लेते हैं, बट हम यहाँ पे हम फेल हो जाते हैं कि हम इस चीज़ को नोट डाउन नहीं करते कि एक ब्रांड 3 दफ़ा से ज़्यादा तो नहीं बैठा हुआ। बट दूसरी जगह पे यहाँ ये मसला आ रहा होता है कि एक ही ब्रांड 3 दफ़ा से ज़्यादा से भी रेवेन्यू लेके जा रहा होता है। एक ब्रांड लेट से $50,000 का रेवेन्यू लेके जा रहा है, ठीक है, वो भी ब्रांड डोमिनेंसी में आ जाएगा। अगर कोई समझ नहीं आ रही है आप मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। आ रही है, ठीक है। साथ जुड़े रहेंगे तो फिर समझ आएगी आपको भी, मुझे भी, मैंने क्या डिलीवर करना है और आपको कहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च, अब हम प्रोडक्ट रिसर्च को देखते हैं, हमें किन मेथड से प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ठीक है।
हम जो मेथड यूज़ करेंगे, हम हीलियम 10 को यूज़ करेंगे और बेस्ट सेलर्स को यूज़ करेंगे, ट्रेंडिंग डील्स को यूज़ करेंगे, बाय रिव्यूज़, स्टोर फ्रंट मेथड को यूज़ करेंगे, मूवर्स एंड शेकर्स को और नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करेंगे। सब यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड, बट हम तंग आ जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग से, क्योंकि हम एक ही मेथड को रिपीट कर रहे होते हैं और पूरा पूरा दिन हम इसमें गुजार देते हैं। ठीक है, जब हम डिफरेंट मेथड्स को ट्राई करेंगे हमें प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी और विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगी। सो मैं चाहूँगा कि हम हीलियम 10 तो यूज करते हैं, बाकी हम लोगों को नहीं इतने बताएंगे, मतलब हम कैसे इसको यूज करें, हमें तो नहीं जी बताएंगे आज इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कवर करेंगे हम सब चीज़ों को। और हीलियम 10 से हम स्टार्ट करते हैं। हीलियम 10 में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने ब्लैक बॉक्स भी लिखा हुआ है, बट हम ब्लैक बॉक्स रिकमेंडेड मेथड नहीं है। पूछा जाए रिकमेंडेड क्यों नहीं है, कि वो इस वजह से रिकमेंडेड नहीं है कि मैं भी इनेबलर्स का क्राइटेरिया फॉलो करूंगा, आप भी फॉलो करेंगे, सेम क्राइटेरिया जब हम पुट करेंगे ना ब्लैक बॉक्स में, फिर हमें सेम रिजल्ट, सेम प्रोडक्ट्स शो होने लग जाएंगे। जब सेम प्रोडक्ट शो होंगी हम यहाँ पे तो समझेंगे प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, जैसे ही मार्केट में पहुंचेंगे इधर एक सेलर नजर आ रहा था उधर 10 सेलर हो जाएंगे, हम प्रोडक्ट वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी, ब्रांड डोमिनेंसी आ जाएगी, या फिर आप कह लेंगे प्रोडक्ट में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स उसकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो मैग्नेट से हम स्टार्ट लेते हैं। ब्लैक बॉक्स अगर आप कहेंगे तो हम बता देते हैं, बट हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स की मिली हुई प्रोडक्ट्स अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, वो उसमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। हम अगर मैग्नेट से स्टार्ट करेंगे, लेट से मैग्नेट में हम लिख देते हैं, एक तो आपने नोट ये करना है कि हम मार्केट, हमने जिस मार्केट में हम, लेट से हमारे केस में यूएस है, हम यूएस में काम करने जा रहे हैं तो ये यूएस है। ठीक है, अगर आप यूके में काम करेंगे तो आपने इसे चेंज करना है। समटाइम हम यूके ही होती है या कोई भी मार्केट प्लेस होती है, हम प्रोडक्ट हैंडलिंग करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता गलती कहाँ पे आ रही है। सबसे पहले आपने मार्केट चेंज की, उसके बाद हम कीवर्ड लिखते हैं, लेट से लिखते हैं हम कि किट लिख दिया हमने। ठीक है, हमने एक्सरे रन की, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का फिल्टर निकालना है। हम चाहते हैं कि हमें जस्ट वो प्रोडक्ट्स शो हो कि जिनकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नॉट मोर देन 2000। ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 2000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी फिल्टर नहीं लगाएंगे। और फिल्टर क्यों नहीं लगाएंगे, वो इस वजह से नहीं लगाएंगे कि अगर हम ढेर सारे फिल्टर लगा देंगे हमारे रिजल्ट श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए एक कीवर्ड के अगेंस्ट हमें कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही है, 13,000 रिजल्ट हमें शो हो रहे हैं एक कीवर्ड के अगेंस्ट। इनमें हमें प्रोडक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब इनमें हमने देखनी क्या चीज़ है, देखें एक तो इनमें सर्च वॉल्यूम से आप इसे सॉर्ट कर दें। सर्च वॉल्यूम से हमने इसलिए सॉर्ट किया क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें वो कीवर्ड या वो प्रोडक्ट्स टॉप पे शो करे कि जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। जब हम ज़्यादा सर्च वॉल्यूम को देख लेंगे हमें पता चल जाएगा हमने 10,000 से नीचे नहीं जाना। 10,000 पे हम जब पहुंचेंगे हम रुक जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, सर्च वॉल्यूम से हमने सॉर्ट कर लिया, कीवर्ड का फिल्टर लगा दिया, और उसके बाद हमने देखना किस चीज़ को है। हम समटाइम ऐसी प्रोडक्ट्स हट कर रहे होते हैं, जिस तरह हम देखेंगे जी कटलरी एक कीवर्ड है, कटलरी के हमें स्टैट्स अच्छे मिल रहे होते हैं, हम कहते हैं ये विनिंग प्रोडक्ट है, बट वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने सिंगल फ्रेज को और टेट्रा फ्रेज को टारगेट नहीं करना। ठीक है, हमने जिन कीवर्ड्स को टारगेट करना है वो डबल फ्रेज होने चाहिए और ट्रिपल फ्रेज होने चाहिए। सिंगल फ्रेज कौन से कीवर्ड्स होते हैं, ये जिस तरह सबसे विजिबल है, क्या लिखा हुआ है जी, स्लाइम लिखा हुआ है ना, तो स्लाइम सिंगल फ्रेज बनता है, कीवर्ड फ्रेज, ये सिंगल फ्रेज है, सिंगल फ्रेज को हम टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें लेट्स से मैं कहता हूँ बुक अगर विनिंग प्रोडक्ट है ना, तो बुक में आगे आप चले जाएं तो बुक पूरी एक कैटेगरी बन जाती है। आप स्टोरी बुक्स कह लें, न्यूज़ लेटर्स कह लें, आर्टिकल बुक्स कह लें, बहुत तरह की बुक्स होंगी, हमने बुक को टारगेट नहीं करना। ठीक है, इसी तरह हम इसको टारगेट नहीं करेंगे, हमने जिनको देखना है डबल फ्रेज और ट्रिपल फ्रेज को देखना है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं नाइफ सेट इस तरह आप ये डबल फ्रेज हम इसको अब यूज करेंगे। इस तरह एक ये और भी गन है और भी डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि इनको ओपन करेंगे और इन पे एक्सरे रन करके देखेंगे ये हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रही है या नहीं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई करेंगे और अपनी विनिंग प्रोडक्ट तक पहुँच जाएंगे। इसमें किसी को कोई मसला हो इस मेथड में, लेट्स से हमें इस मेथड से भी प्रोडक्ट नहीं मिलती, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करना है, जो पहले हम सेरिफ्लो को देख लेते हैं। हमें मैग्नेट से प्रोडक्ट नहीं मिली, अब हम सेरिफ्लो में आ गए हैं। ठीक है,
सेरिब्रो में आगे क्या करना है कि लेट से मुझे कटलरी कीवर्ड पे अच्छे स्टैट्स मिले हैं, मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी है बट वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, हमने उसका एसिन उठाया, ला के पेस्ट कर दिया, हमने सेरिब्रो में एसिन पेस्ट किया और उसके बाद हमने वापस रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हमें, फिर सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट किया, अब डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। मैं कोई भी कीवर्ड ओपन कर लूँगा, कीवर्ड हमने वही ओपन करने हैं कि जो डबल फ्रेज और ट्रिपल फ्रेज होंगे, ठीक है। सिंगल फ्रेज और टेट्रा फ्रेज को नहीं जाना, सिंगल फ्रेज का तो मैंने बता दिया क्यों नहीं जाना, टेट्रा फ्रेज का मैंने नहीं बताया। टेट्रा फ्रेज में इसलिए नहीं जाना कि जब हम टेट्रा फ्रेज की तरफ मूव करेंगे तो सर्च वॉल्यूम बहुत डाउन हो जाएगा उसका, क्योंकि जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं कस्टमर जो एग्जैक्ट कीवर्ड टाइप करेगा, अगर मैंने कोई चीज़ लेनी है तो मैं आगे पीछे उसके कीवर्ड्स नहीं लगाऊंगा, मैं अब कोशिश करूंगा मुझे मेरा एग्जैक्ट आइटम मिल जाए, ठीक है। एग्जैक्ट कीवर्ड कस्टमर्स टाइप करते हैं, आगे पीछे जो कीवर्ड्स लग रहे होते हैं ना, जो फ्रेजेस लग रहे होते हैं वो एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं होते, इसीलिए हम टेट्रा फ्रेज को टारगेट नहीं करेंगे। सर्च वॉल्यूम डाउन चला जाता है, जितने जितने कीवर्ड्स आप बढ़ाते जाएंगे ना, टेट्रा माने 4, ट्रिपल 3, डाई फ्रेजेस 2 और सिंगल फ्रेज 1। तो इसी तरह आप इन कीवर्ड्स को देख सकते हैं। हमने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का फिल्टर लगाना है स्टार्ट में, ताकि हमें मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स में शो हो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस तरह आप कोशिश करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। कोई इशू हो इसमें, इस मेथड में? इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया हमने इनेबल्स का फॉलो करना है। इनमें क्राइटेरिया इस लगा सकते हैं आप, वर्ड काउंट का लगा लें, ठीक है, वर्ड काउंट का लगा दें, देखिए मिनिमम में लगा लें आप 2, ठीक है, सिंगल ना शो करें, आप वर्ड काउंट का लगा लें, सर्च वॉल्यूम का लगा लें। लेकिन क्राइटेरिया में आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि आप जब आप क्राइटेरिया लगाएंगे प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलेंगी। अभी हमें शो हो रहे हैं कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं सामा? अभी देखें 4718 रिजल्ट शो हो रहे हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया जैसे ही लगाएंगे ना कि मुझे मोर देन 10,000, कोई भी मोर लेस देन 10,000 प्रोडक्ट्स, सर्च वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट्स ना शो करो, फिर रिजल्ट हमारे पास 1000 तक आ जाएंगे। इसीलिए आपको नहीं कह रहे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का लगा लें, क्योंकि हम अक्सर प्रोडक्ट हमें विनिंग मिलती है, हम उसमें चले जाते हैं बट हमें पता ही नहीं चलता कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का लगा लें आप फिल्टर। और इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, अपने जो बेस्ट सेलर्स है। बेस्ट सेलर से हम कैसे प्रोडक्ट ढूंढेंगे, ठीक है। हमें तो ज़्यादातर हम मैग्नेट और सेरिब्रो में ही घूम रहे होते हैं, हम आगे पीछे जाते ही नहीं है। जो विनिंग प्रोडक्ट्स हमें बहुत लेट मिलती हैं जाके, या फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग में ही फंसे रहते हैं 5-5, 6-6 महीने। क्लाइंट की तरफ जाना या फिर पूरी लॉन्च को देखना, इन चीज़ों में हम पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी कि आप तो मैग्नेट सेरिब्रो से निकल के आगे की चीज़ों की तरफ जाएं, तो आगे सक्सेस मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी मिल जाए। तो बेस्ट सेलर्स में तो हम आगे, अब बेस्ट सेलर्स में आने के बाद आपने यहाँ पे नहीं करनी स्क्रॉलिंग, यहाँ पे भी करके आई थिंक सो आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगी, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। बट जो भी ओपन करेगा Amazon के डैशबोर्ड पे सेम बेस्ट सेलर्स उसको शो होंगे, ऑलमोस्ट सेम स्टैट्स शो होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं बट सेम स्टैट्स शो होंगे। हमने इस चीज़ से बचने के लिए साइड पे कैटेगरीज शो हो रही हैं, डिफरेंट फिल्टर्स, प्राइस का फिल्टर शो हो रहा होगा आपको, रिव्यूज का फिल्टर शो हो रहा होगा आपको, आपने उनको यूज़ करना है। लेट्स से अब हम किचन एंड डाइनिंग में चले गए, अभी क्या शो हो रहा, पहले क्या शो हो रहा था, अब हमें डिफरेंट चीज़ें शो होना शुरू हो गई हैं। इसमें भी प्रोडक्ट नहीं मिलती, इसी में से आप कीवर्ड एक उठा लें, थर्मामीटर उठा लें, जाके नए सर्च बार में डालें Amazon के, आपको डिफरेंट रिजल्ट शो होंगे। इस तरह आप प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको, इंशाल्लाह विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट, इसमें अगर किसी को भी समझ ना आ रही हो इस मेथड में, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा डील्स का। डील्स के थ्रू आप देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग को। डील्स में भी आपने आके ऐसे ही करना है कि ये डिफरेंट आपको फिल्टर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये कुछ डील्स के फिल्टर हैं, कुछ आपको कैटेगरीज शो हो रही हैं, इस तरह आपको यहाँ पे रिव्यूज भी शो हो रहे होंगे और प्राइस का फिल्टर भी होगा यहाँ पे। आप किसी भी कैटेगरी में चले जाएं। अब इनेबलर्स ने गलती से एक दफ़ा पोस्ट कर दी सर साकिब ने कि किचन एंड डाइनिंग में और किचन एंड आउटडोर में प्रोडक्ट्स, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हंटिंग आप उसमें करें, वो बड़ी कैटेगरी है, कोई वहाँ से निकलता ही नहीं है। स्पोर्ट एंड आउटडोर में बस वहीं पे सब घुसे हुए। आर्ट एंड क्राफ्ट में चले जाएं, डाइज एंड टूल्स में चले जाएं, टॉयज में चले जाएं, ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले जाएं, बहुत सारी ऑटोमोटिव एक कैटेगरी, उसमें चले जाएं। जब आप डिफरेंट कैटेगरीज में जाएंगे, आप हेल्थ में, आपको कहूँगा हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जाएं। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में बच्चे समझते हैं कि गेटेड कैटेगरी है, कैटेगरी गेटेड है बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसी मिलेंगी आपको उस कैटेगरी में जो गेटेड नहीं होंगी, ठीक है। तो आप अपनी विनिंग प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे उन कैटेगरीज को टारगेट करके भी। तो
इस तरह अब अगर मैं अभी प्रोडक्ट हंटिंग करने लग जाऊं तो हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए हमें जस्ट मेथड्स का ओवरव्यू करेंगे। जिसको कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझे रोक के पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिव्यूज से प्रोडक्ट हंटिंग करना, ठीक है। रिव्यूज से हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे? रिव्यूज से हम ऐसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट ओपन की, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन किया और उसके नीचे चले गए रिव्यूज में, ठीक है। रिव्यूज देखते हैं, जिस तरह ये प्रोडक्ट हमने एक ओपन किया, इसके रिव्यूज में आ गए, ठीक है। रिव्यूज में आने के बाद हम किसी भी सेलर की प्रोफाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल को हमने ओपन किया, उसकी ये हमने उसकी प्रोफाइल ओपन कर ली है, ठीक है। हमें अब पता चल गया कि इसने और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को परचेज किया, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे इसने रिव्यू दिए। ये देखें, अब इस सेलर ने ये प्रोडक्ट परचेज की है, ये प्रोडक्ट परचेज की है, और भी नीचे जाते जाएंगे। अगर मेरे जैसा कोई सेलर है जो ज्यादा परचेजिंग नहीं करता, तो फिर आप किसी और रिव्यूअर को देख लेंगे और किसी को टारगेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इस प्रोडक्ट को मैं खोल लूंगा, फिर इस पे एक्सेल रन करूंगा, देखूंगा ये मेरी क्राइटेरिया से मीट कर रही है कि नहीं, क्योंकि सारी प्रोडक्ट्स तो अनसक्सेसफुल तो नहीं लोग सेल कर रहे ना, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ये ओपन किया, लेट्स से ये अब मुझे तो अब अगर इसकी बात करें तो शायद इसकी डायमेंशंस बढ़ जाएं। इसकी डायमेंशन ज्यादा होने की वजह से लाइट वेटेड है ये। एक आपने इस तरह की प्रोडक्ट्स भी नहीं करनी जिनका वॉल्यूमेट्रिक वेट कहते हैं कि अगर मैं अभी कप्स की बात करूं ना, डिस्पोजेबल कप्स, उनको आप देखेंगे उनके स्टैट्स अच्छे होंगे, बट वो आपको रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि उनका वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा होता है। जब आप उसकी शिपिंग करवाएंगे ना, चाइना से शिप करेंगे या फिर कहीं से भी, उनकी शिपिंग चार्जेस आपको इतने पड़ जाएंगे, आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगी। अगर प्राइस वार शुरू हो जाती है या कोई आपका कंपेटिटर आ जाता है, प्राइस गिरा देता है, फिर हम उसे बीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उस तरह की प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड नहीं है। आपने प्रोडक्ट्स देखनी है एसएनएल वाली प्रोडक्ट्स। अगर अभी यहाँ पे फॉर्म अभी आई थिंक 12 है, 2 4 6 8 10 12, अगर ये 12 है तो अगर ये 2 होते हैं हम इसमें चले जाते हैं। 2 के केस में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक वेट भी कम हो जाता है, डायमेंशन भी कम हो जाती है, बट हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो रिव्यूज, बाय रिव्यूज हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे, उसकी समझ आ गई, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक? लगता है सब बोर हो रहे हैं मेरे ख्याल में। समझ आ रही है? ठीक है, मुझे साथ साथ बताते जाए, टाइम कम है, मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ चीजें। जहाँ पे किसी को भी मसला हो मुझे रोक सकता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वाया स्टोर फ्रंट है, ठीक है। स्टोर फ्रंट से हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे? तो बैक जाए जरा। अब ये कोई भी प्रोडक्ट ओपन है और इसका स्टोर फ्रंट ये लिखा है जैसे पेट स्टैंडर्ड्स, ये इसके स्टोर का नेम है किसी भी ब्रांड के, ठीक है। आप इसकी स्टोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने स्टोर पे इसके ओपन किया, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। समटाइम्स हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं, नीचे लिखा होता है जेनेरिक, जेनेरिक भी एक स्टोर नेम होता है। जेनेरिक क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर नहीं होता। जब हम ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं ना, तो हमारे नाम से स्टोर के आगे हमारा नाम शो हो रहा होता है। हम ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर जब जाते हैं तो जेनेरिक शो हो रहा होता है, ठीक है। जेनेरिक भी शो होगा, डरना नहीं है। जेनेरिक बंदे भी 2 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, 2 3 इस तरह। हमने ओपन किया और हमें पता चला कि ये और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। आप स्टोर फ्रंट ओपन करें, ठीक है। स्टोर फ्रंट ओपन हुआ तो हमें बताया जेनेरिक 2-3 कर सकते हैं, मुझे यहाँ से कंफ्यूजन ये क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? ये मैंने ये कहा है ना कि ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर जो होते हैं ना, ब्रांड मोस्टली ब्रांड नेम आ जाता है। ब्रांड नेम आ जाता है। ब्रांड नेम आ गया, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, बाटा की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बाटा में अब हमें तो पता है, मुझे ये पता है कि बाटा शूज बेचता है, लेकिन बाटा क्लॉथेस की भी उनकी कैटेगरी है, ठीक है। बाटा के क्लॉथेस भी हैं, इस तरह भी हैं, या फिर कोई भी और ब्रांड आप एग्जांपल ले लें, नाइकी की एग्जांपल ले लें आप। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रांड, मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर, अगर कोई ब्रांड है ना, ब्रांड तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता है, लेकिन अगर कोई जेनेरिक सेलर है ना, लेट्स से मैं ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जेनेरिक सेलर हूँ, मैं भी अगर Amazon पे चला जाता हूँ, मैं भी मोर देन 1 प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, मैं भी मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, मैं होलसेल की प्रोडक्ट्स भी बेच सकता हूँ, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स भी बेच सकता हूँ, जेनेरिक रह के भी आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। बट उसमें आपको खतरा होता है कि अगर कोई आपके साथ मीटू कर लेता है ना, कोई भी होलसेल में हम मीटू करते हैं, जिस तरह कोई भी आपकी लिस्टिंग को मीटू करता है, आप उसमें लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते उसके अगेंस्ट। आप Amazon को कहेंगे अगर तो ये मेरी लिस्टिंग के साथ इसने मीटू कर लिया, हम किस बेस पे कहेंगे? हम तो ब्रांड रजिस्टर ही नहीं होंगे। Amazon जस्ट खड़ा होता है ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स के साथ, ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स के हक में खड़ा होगा Amazon, आओ जी मैं देखता हूँ कौन आपकी लिस्टिंग के साथ मीटू कर रहा है। अगर हम जेनेरिक जाएंगे तो Amazon कहेगा खुद कर लो जो करना है, वो Amazon उसकी
साथ भी चला जा सकता है, हमारी सपोर्ट नहीं करेगा अमेजोन, ठीक है। इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि ब्रांड रजिस्ट्री करवा के जाएं, फिर एक प्रोडक्ट बेचें, 10 प्रोडक्ट बेचें। अब ब्रांड रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाते हैं मोस्टली? हम यूएस के केस में अगर बात करें ना, यूएस में ब्रांड रजिस्ट्री को लगते हैं 3 से लेके 12 महीने, ठीक है। मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं और मैक्सिमम 12 मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है। इतना ब्रांड रजिस्ट्री का प्रोसेस लेंथी है। यूके के केस में आप एकदम से ब्रांड रजिस्ट्री ले लेते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया 170 पाउंड का। और प्राइस की बात करें, यूएस में ब्रांड रजिस्ट्री की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। यूएस में आपको कॉस्ट आएगी $700 to $1200 ब्रांड रजिस्ट्री की, ठीक है। यूएस में इसी वजह से ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाते भी हैं लोग, बट यहाँ पे बजट ही हमारे पास $4,000 का हमने रखा है, इसमें हम क्या ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ जी? एलएलसी के बाद हम ब्रांड रजिस्ट्री जी, एलएलसी इज समथिंग डिफरेंट और ब्रांड रजिस्ट्री इज समथिंग डिफरेंट। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए हमें ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, एलएलसी के लिए हमें किसी कंपनी खोलनी पड़ती है, ठीक है। कंपनी हमने खोल ली, एलएलसी करवाने के बाद ब्रांड करवाने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। मेरा ट्रेडमार्क हुआ है, मैं कंपनी खोलूंगा और अपने नाम से अब्दुल हसीब एलएलसी के नाम से प्रोडक्ट्स बेचूंगा, ठीक है। आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर हमने पीएल करना है तो हम पहले ब्रांड रजिस्टर करवाने फिर एलएलसी पे मैं ये सजेस्ट कम करूंगा बजट में कम अगर बजट है फिर तो देख लें। अगर आपका बजट ही $4,000 है, ब्रांड नहीं, रजिस्ट्री अगर दोनों चीजों में से हम फर्स्ट स्टेप कौन सा लें? फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ये होगा कि पहले आप एलएलसी खोलें। एलएलसी का भी अगर बजट नहीं है, एलएलसी तो हमने रखा है, अगर ये एलएलसी क्लाइंट के केस में, ठीक है, ये हमने पूरी लॉन्च इस तरह डिजाइन की है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट लैंड करता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए अब मैंने सेलर सेंटर क्रिएट करना है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि सेलर सेंटर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मैं इधर उधर ना फिरूं, ठीक है। हम सब लोग बैठे हैं ना, हम इधर उधर ना उसके पास ना जाना पड़े मुझे सामा के, कभी मुबीन के, यार अब क्या करूं, क्लाइंट आ गया, उससे क्या बात करूं, कैसे करूं, उसने वो पूछा जी मैंने अमेज़न पे काम करना है, मुझे पता ही नहीं। हमें सब पता होना चाहिए कि बजट इतना लगेगा, सिक्योर इतना। कौन सी है? अगर मैं पीएल का करवा रही हूँ अपने क्लाइंट की तो उसका बजट भी कम है, तो पहले मैं एलएलसी करवा दूँ कि ब्रांड रजिस्टर करवा दूँ? एलएलसी अकाउंट क्रिएशन के लिए जरूरी है, और जो दूसरी ब्रांड लेकिन रजिस्ट्री है ना, पीएल के लिए तो यूएसए में एलएलसी की इतनी जरूरत नहीं होती ना, विदाउट जरूरत होती भी है, नहीं भी होती। नहीं, विदाउट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम लोग, मैं अगर सेलर सेंटर ओपन करता हूँ, मैंने भी यूएस में सेलर सेंटर ओपन किया अपना, तो मैंने ब्रांड रजिस्ट्री या फिर एलएलसी दोनों काम नहीं किए। हम इंडिविजुअल प्रोफेशनल के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोफेशनल प्लान के साथ, जिसकी $40 कॉस्ट है, इसकी भी $40 है। यही मैं पूछ रही हूँ ना, दोनों में से एक का बजट है, तो आप सजेस्ट क्या कर रहे हैं, ब्रांड मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो आप एलएलसी करेंगे ना, एलएलसी से अकाउंट बनाए, प्रोडक्ट सेल करें। जैसे ही आपको लगे 2-3 प्रोडक्ट्स हो गई, अब सेल्स बढ़ गई, जैसे ही सेल्स बढ़ गई ना, ऐसा नहीं करना कि प्रोडक्ट लॉन्च के साथ ही मैं ब्रांड रजिस्ट्री भी करा दूँ। प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गई, आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए मूव कर जाएं। ब्रांड रजिस्ट्री आप वाया अमेज़न करें, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री के भी 2 तरीके हैं यूएस में, ठीक है। एक अमेज़न के साथ भी आप ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं, ट्रेडमार्क ले सकते हैं यूएस में, और थर्ड पार्टी को भी ऐड कर सकते हैं आप। ब्रांड अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री लेंगे अमेज़न से, वो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, $1200 तक पड़ेगी, लेकिन वो 3 मंथ्स में आपको मिल जाएगी, ट्रेडमार्क आपका मिल जाएगा 3 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। क्वेश्चन और कोई किसी का? यूके का भी ब्रांड रजिस्ट्री का थोड़ा सा बता दें। यूके के केस में इस तरह होता है, आप यूके में gov.uk वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जाएं और उधर जाके आप कर सकते हैं ब्रांड रजिस्ट्री। ट्रेडमार्क रजिस्टर करें ना, 170 पाउंड उसकी कॉस्ट आती है। उधर जाएंगे आप, रजिस्टर्ड यूर ब्रांड, रजिस्टर्ड यूर ट्रेडमार्क, इस तरह का ऑप्शन होगा। उसका अगर डिमांड हुई ना, उसकी भी पूरी वीडियो बना देंगे हमने, उस पर ब्रांड भी रजिस्टर करवाया हुआ, ट्रेडमार्क भी बनाया, ठीक है। यूके में ब्रांड रजिस्टर करने के लिए एलएलसी की जरूरत नहीं, एलएलसी होती है। एलएलसी की जरूरत ब्रांड रजिस्ट्री के लिए नहीं है, एलएलसी समथिंग डिफरेंट। एलएलसी अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरत है, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए हमें ट्रेडमार्क की जरूरत है। ट्रेडमार्क मैं कहता हूँ, मैंने अपने नाम का ट्रेडमार्क करवा लिया, अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब अब कोई भी नहीं यूज कर सकता, ट्रेडमार्क का ये आपको फायदा है, ठीक है। कोई भी यूज करेगा, आप उसके लीगली एक्शन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट, ट्रेडमार्क का ये आपको फायदा है, बाकी कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। आपका ब्रांड कोई नहीं चोरी कर सकता, आपकी प्रोडक्ट पे लिखा होगा ना। अभी हम अगर नाइकी की प्रोडक्ट चोरी करते हैं ना, या फिर पाकिस्तान में बिकती हैं, नाइकी के नाम से नहीं बिकती, NILE लिखा होगा, NIKE लिखा, EK लिखा होगा, इस तरह से हम देखते थे, नाइकी नहीं लिखते क्योंकि खतरा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट
मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर्स हम मेथड्स तो हम डिस्कस कर रहे हैं, मेथड्स तक पहुंचेंगे कहाँ से, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा जहन में, ठीक है। मूवर्स एंड शेकर्स तक पहुंचने के लिए आप ये Amazon का टैब आपने ओपन किया, ऑल पे क्लिक किया, देखिए ये मूवर्स एंड शेकर्स, न्यू रिलीजेस, बेस्ट सेलर्स, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हमें मिल रहे हैं यहाँ से। मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे सेम क्राइटेरिया, हमने जिस तरह पीछे हमने कहा कि कैटेगरीज टारगेट कर सकते हैं, प्राइस का फिल्टर, रिव्यूज का फिल्टर, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो, ये पहले से डिफरेंट है प्रोडक्ट्स। कोई भी कैटेगरी खोलेंगे मूवर्स एंड शेकर्स की, फिर उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो रही होंगी, उस पर एक्सरे रन करेंगे, अपनी विनिंग प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, किसी को कोई इशू। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड है। नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड में हम ऐसे करेंगे, एज नेम इंप्लाइज दैट, नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड में कोई भी हम कीवर्ड लिखेंगे, जैसे रैंडम से अभी हमने लिख दिया, कुछ भी समझ ही नहीं आ रही हमें, खुद हमने लिखा क्या है, ऑल डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें सामा। हमने ये देखना है हर दफा कि जब भी हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, एक आपने यूएसए को जो भी मार्केट प्लेस होगी आपने पहले वो सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप ऑल डिपार्टमेंट में हर दफा प्रोडक्ट हंटिंग करें, ठीक है। अगर आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है, आपको पता है ये ब्यूटी की कैटेगरी में, फिर जरूरत नहीं ऑल डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने की, ठीक है। ऑल डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद आप नेगेटिव साइन लगाएंगे और साथ कुछ भी कीवर्ड लिख देंगे, कीवर्ड लिख दें या फिर कुछ भी अल्फाबेट्स डाल दें। देखिए आप जो हमें स्टैट्स शो हो रहे हैं वो पहले से डिफरेंट है, दिखाएं जरा, ये देखिए अब पहले क्या शो हो रहा था, अब क्या शो हो रहा है, इसको भी चेंज करना है। हम प्राइस का फिल्टर लगा देंगे, मैं कहता हूँ मुझे जिनकी मैक्सिमम प्राइस 25 है वो प्रोडक्ट्स दिखाओ, अब ये प्रोडक्ट्स आ गई। लेकिन अब मैं ये भी कह रहा हूँ साथ साथ, यार ये तो इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स हैं, सारी गेटेड प्रोडक्ट्स हैं, डर रहे हैं ना हम गेटेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये इशू आ रहा है तो फिर आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी और खोल लें। हम किसी और कैटेगरी में आ गए, चलें अब ये देखें, अब प्रोडक्ट चेंज हो गई हैं बिल्कुल। अब एक प्रोडक्ट खोली फिर भी नहीं मिली, कीवर्ड यहाँ से कीवर्ड उठा के वापस हम फर्स्ट मेथड में चले जाते हैं, अपने मैग्नेट में डाल देंगे, सेरिड्रो में चले जाएंगे। इसी तरह हम प्रोडक्ट हंटिंग को विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगी हमें। फिर किसी को कोई इशू हो प्रोडक्ट हंटिंग में? थोड़ा सा इजी हुआ है या नहीं? इजी हो गई ये चीज में? तो प्रोडक्ट हंटिंग तो हो गई। इन्हीं मेथड्स को यूज करके हम भी अपनी विनिंग प्रोडक्ट तक पहुंचे हैं। जो इतनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की इन्हीं मेथड्स को हम यूज करते हैं, कोई इससे हटके कोई भी मेथड नहीं है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमने अपनी लॉन्च के लिए सिलेक्ट की, अब उसकी तरफ चलते हैं, वो उस प्रोडक्ट को देखते हैं क्या वो क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि नहीं। तो नीचे दिखाएं जरा, प्रोडक्ट्स के एक्सरे रन करें, जूम करें थोड़े से स्टैट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर आए और सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, कीवर्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने कीवर्ड की बात की थी, कीवर्ड डबल फ्रेज हो या ट्रिपल फ्रेज हो, ठीक है, गुना नहीं है अगर हम टेट्रा फ्रेज में भी चले जाते हैं। इसीलिए हम अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारा सर्च वॉल्यूम डाउन हो जाता है अगर हम टेट्रा फ्रेज में जाएंगे, ठीक है। टेट्रा फ्रेज में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं ये ना होकर पता लगे उसने कहा भाई अब्दुल रसीद ने कि टेट्रा फ्रेज में नहीं जाना आपको, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, जा सकते हैं उसमें भी। तो पहला क्राइटेरिया मीट कर गया, कीवर्ड डबल फ्रेज है हमारा, सर्च वॉल्यूम की। उसके बाद लाइन वाइज हम नीचे चलते हैं। सर्च वॉल्यूम की बात करें, सर्च वॉल्यूम हमने कहा था कि मोर देन 10,000 होना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा, वो तो ग्राफ देख के पता चलेगा। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, सर्च वॉल्यूम का ग्राफ हमने कितना देखना है, एक साल का ग्राफ देखना है और एक लाइफ टाइम का देखना है, ठीक है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो हमें पता चल रहा है कि ग्राफ 50,000 से अबव है, एक तो 50,000 से अबव है, दूसरा ऑल टाइम का ग्राफ हमें देखना है, एक 1 ईयर का एक ऑल टाइम का, ठीक है। दो ग्राफ हम देखेंगे। अब हीलियम 10 में आपको 3 तरह की, एक तो ये Amazon से आप देख सकते हैं, एक गूगल 10 भी आपको दिखाता है और एक और भी आपको यहाँ पे स्टैट्स दिखाता है, ये हीलियम 10। अब आपने करना क्या ऑल टाइम वाले ग्राफ में, 1 ईयर में तो हमें पता लग गया जी प्रोडक्ट के स्टैट्स मोर देन 50,000 है या जितने भी हैं मोर देन 10,000 है, क्राइटेरिया मीट कर रहा है। लेकिन ऑल टाइम में हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल है या विनिंग है या क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। ऑल टाइम में आपने ऐसे करना है कि जो डाउनफॉल जब आ रहा होगा ना प्रोडक्ट का, अभी जो हमने सर्च वॉल्यूम टारगेट किया हुआ है ये डाउनफॉल है हमारे प्रोडक्ट का, या फिर मिनिमम लीस्ट सर्च वॉल्यूम है ये हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है। लीस्ट सर्च वॉल्यूम को हमने पिन किया और हमें पता चला कि ये लीस्ट सर्च वॉल्यूम पे भी ये प्रोडक्ट मोर देन
10,000 है, 20,000 से भी अबव है इसका सर्च वैल्यू, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि अभी Q4 में ये प्रोडक्ट हमने अर्न की है ना, हमारी कोशिश होगी कि इसको पीछे जाके देखें। देखिए जून में तो Q4 नहीं होता ना, हमने इसको जून में जाके देखा है, जहाँ पे इस प्रोडक्ट का डाउनफॉल है तो वहाँ पे इस प्रोडक्ट का सर्च वैल्यू क्या है, ठीक है। रिस्क के चांसेस को हमने मिनिमाइज करना है, वरना आज हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, आज तो Q4 की वजह से सेल्स को बूम मिला हुआ है, पता चलता है कि हर प्रोडक्ट की विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन हमने उस तरह नहीं देखना प्रोडक्ट को, ठीक है। सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया भी मीट कर गया। उसके बाद हमने क्या करना है, कंपीटिंग प्रोडक्ट तो हमने पहले ही 2000 देखनी थी ना, उसके बाद बाकी देखते हैं हम कि प्रोडक्ट की बाकी चीजें कैसी हैं। बाकी आपने ब्रांड डोमिनेंसी की बात की थी हमने स्टार्ट में ना, ब्रांड डोमिनेंसी, यहाँ पे आपको ब्रांड्स की लाइन शो हो रही होगी, ठीक है। आपने देखना है कि एक ब्रांड 3 दफा से ज्यादा तो नहीं बैठा हुआ, 3 दफा तक अलाउ करता है नेटर्स का क्राइटेरिया भी, या फिर 3 दफा तक हम कह सकते हैं कि यार ठीक है, ठीक है। 3 दफा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वेरिएशन होती है ज्यादा, उस वजह से 3 दफा बैठा होता है ब्रांड, या कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च की होती हैं उसने सेम कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। हमें पता चला कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है हमारे केस में, नहीं है ना, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी का भी पता चल गया। उसके बाद हमने देखना है प्राइस को, ठीक है। प्राइस हमारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट प्राइस क्या है, कंसिस्टेंसी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं प्राइस की। हमने प्राइस को ऐसे देखना है कि एक सेलर अगर बैठा हुआ है 14 की सेल कर रहा है, तो दूसरा सेलर 54 की नहीं सेल करना चाहिए, दूसरा सेलर अगर 24 तक की सेल करता है फिर भी समझ आती है, 10 के फिगर को हम सेल में रखेंगे, ठीक है। अगर कोई सेलर एक 14 की बेच रहा है, दूसरा 64 की बेच रहा है, तीसरा 74 की बेच रहा है, फिर प्राइस इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होगी बहुत ज्यादा। अब हमारे केस में ऐसा है, प्राइस इनकंसिस्टेंट है प्राइस इनकंसिस्टेंट नहीं है हमारे केस में। इरफान भाई जागे आप क्या कर रहे हैं। और उसके बाद हमें सेल्स को देखना है। सेल्स को हम देखेंगे ऐसे कि क्राइटेरिया हमें कहता है कि 500 से अबव होनी चाहिए सेल्स ईच सेलर की, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारे केस में भी ऐसा ही है कि नहीं है। देखिए जितने भी सेलर्स हैं उनकी 500 से अबव है सेल्स, और ये जिन सेलर्स की सेल्स लेस देन 2000 है, हम उन्हें भी 500 कंसीडर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि Q4 का इफेक्ट है, Q4 की वजह से उनकी सेल्स ज्यादा हो सकती हैं। जी अभी क्राइटेरिया मॉडिफाई हुआ है थोड़ा सा, टॉप 20 में देखेंगे, बट हम अभी भी टॉप 10 में देख रहे हैं, ठीक है। टॉप 20 में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाएंगे आप टॉप 20 में। टॉप 10 में देख रहे हैं, हमने अपनी प्रोडक्ट टॉप 10 में देखी है, ठीक है। टॉप 10 में हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, 20 में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद हमने रेवेन्यू को देखा। रेवेन्यू की हमने बात की थी कि मोर देन $7,000 होना चाहिए रेवेन्यू, ठीक है। ये रेवेन्यू पर मंथ होता है, रेवेन्यू सेल्स और एफपीएफई, ये जो चीजें ये पर मंथ आपको शो कर रहा होता है इनकम टैक्स। ये भी क्वेश्चन होता है समटाइम कि ये रेवेन्यू भाई साल का शो कर रहा है, ये कितने अरसे का कर रहा है, तो पर मंथ आपको एक मंथ का लास्ट मंथ का शो कर रहा होता है। ये जो रेवेन्यू है, ये जो सेल्स है ना, ये आपको पिछले मंथ की इनकम टैक्स शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस मंथ इतनी सेल्स हुई है या अभी तक इतनी सेल्स हुई है, ये लास्ट मंथ इतनी सेल्स की है इस सेलर ने, ये जितने भी सेलर ने, ठीक है। रेवेन्यू का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है। ये जो 20,000 है ना, इनको भी हम 10,000 कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि Q4 के इफेक्ट की वजह से आई थिंक सो इनका रेवेन्यू भी ज्यादा हो गया है। और उसके बाद हमने बीएसआर को देखना। बीएसआर तो सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीएसआर का क्राइटेरिया भी हमारा मीट कर रहा है। सेल्स अगर ज्यादा है तो बीएसआर वैसे भी ज्यादा कम होना है उसका। बीएसआर एंड सेल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बीएसआर अगर ज्यादा होगा सेल्स कम होगी, बीएसआर कम होगा तो सेल्स ज्यादा होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने रिव्यूज को देखना है। असल मसला आता है रिव्यूज का, ठीक है। रिव्यूज में हमें समझ नहीं आती कि आप क्या करें। यार फाज भाई को प्रोडक्ट दिखाई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, ई पास पे अप्रूव लगाई थी मैंने प्रोडक्ट, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमें पता ही नहीं चलता प्रोडक्ट रिजेक्ट क्यों होती है। प्रोडक्ट इस वजह से रिजेक्ट होती है कि हमने ये तो देखा 200 रिव्यूज हैं, 300 रिव्यूज हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इधर ही एक सेलर बैठा है उसके 10,000 रिव्यूज हैं, दूसरा सेलर बैठा है उसके 7,000 रिव्यूज हैं। वो देखना क्यों है हमने, ठीक है। वो इसलिए देखना है कि मैं भी पीपीसी चलाऊंगा तो उस सेलर के बराबर जाके पहुंचूंगा। एक सेलर में बैठा हूँ 0 रिव्यूज वाला, मेरे साथ बैठा है 10,000 वाला। आप बताएं आपने परचेजिंग किससे करनी है? 10,000 वाले से। इसीलिए हमने कम रिव्यूज को देखना है, ठीक है। रिव्यूज इसलिए कम होने चाहिए। पता चल रहा है रीजन बातों का, किस किस वजह से देख रहे हैं? कहीं पे अगर समझ ना आ रही हो तो रोक सकते हैं मुझे। और उसके बाद वेट को देखना है आपने, वेट और एफपीएफई। एफपीएफई को
अभी हम इस केस में, हमारे केस में भी थोड़ी सी FPA फी ज़्यादा है, बट हम इसे रिलैक्स कर रहे हैं इस वजह से कि Q4 की वजह से थोड़ी सी FPA फी बढ़ी हुई है। आपने FPA फी हमारी US के केस में $6 तक होनी चाहिए, $6 to $7। ज़्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं है, बट FPA फी से भी प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट पड़ता है। Q1 में FPA फीस कम हो जाती है, Q4 में ज़्यादा हो जाती है और Q1 में कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। स्टोरेज कॉस्ट एक्चुअली कम हो जाती है ना। Q4 में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं बल्क में, इन्वेंट्रीज लोगों की ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो Amazon ज़्यादा चार्ज करता है उसका, ठीक है। तो फीस का क्राइटेरिया भी मीट हो गया। उसके बाद वेट हमारी प्रोडक्ट का कम होना चाहिए, ठीक है। वेट हमारी प्रोडक्ट का 3 पाउंड्स और 1.5 kg या 2 kg आप कह लें, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेट भी हमारी प्रोडक्ट का मीट कर गया। और इस बस यही चीज़ें देखते हैं हम प्रोडक्ट में, ठीक है। सारी चीज़ें मीट कर ली, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट के साथ आगे चलेंगे। अब आगे हमने क्या देखना है जी, प्रोडक्ट तो पता चल गया, कीवर्ड हमने ये टारगेट करना है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, कीवर्ड तो टारगेट कर लिया, बेचना क्या हमें तो यही पता नहीं है। बेचना क्या है ये देखने के लिए हम BSR से सॉर्ट करेंगे, जितने भी स्टैट्स हैं हमारे BSR से हमने सॉर्ट किया, तो हमें पता चला कि ये जो बंदा है इसके रिव्यूज कम है और ये रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा है बाकी सेलर्स में से। BSR से सॉर्ट करने के बाद हमने क्या चीज देखनी है कि वो सेलर जिनके रिव्यूज कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, BSR से हम सॉर्ट करेंगे लो टू हाई, ठीक है। पहले हाई टू लो होता है ना, लो टू हाई हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है। लो टू हाई जब हम सॉर्ट करेंगे तो फिर वो सब सेलर जिनकी सेल्स ज्यादा है और BSR कम है वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इनमें ज्यादा रिव्यूज नया सेलर कौन सा है। बेसिकली रिव्यूज उसी के कम होंगे जो सेलर न्यू होगा या फिर जो फ्रेश सेलर्स होंगे जिसको तकरीबन 1 साल हुआ होगा, ठीक है, उनको हमें टारगेट करना है। हमें ये भी पता चल गया कि हमने ये बेचना है, ठीक है, ये हमारा कंपेटिटर है और इसके साथ हमने कम्पीट करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सोर्सिंग से पहले कोई स्टेप और भी होना चाहिए कि नहीं, कंपेटिटर एनालिसिस तो हो गया, हमें पता चल गया कि ये चीज हमने बेचनी है। क्या करना है जी, अब हम करवाएंगे इसका पेटेंट चेक के प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च की उसमें हमने पेटेंट चेक नहीं करवाया, तो $5,000 की 5,000 पाउंड्स की इन्वेंट्री हमारी जाया होगी। अचानक IP कंप्लेन आ गई, हमें पता ही नहीं, हम सोच रहे थे कि सुबह 15 सेल्स आई होगी लेकिन सुबह कोई सेल ही ना थी, पता लगा कि लिस्टिंग ही रिमूव हो गई है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने ये करना है कि हम पेटेंट पहले चेक करवाएंगे, $15 पहले लगा देंगे, बाद में $5,000 जाया करने से बेहतर है, ठीक है। पेटेंट चेक करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइवर पे चले जाएंगे। हम फाइवर पे आ गए और हमने लिखा पेटेंट चेक, हमें यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज शो हो रही हैं। अब हमने कैसे देखना है कि हम किसको जाके अपना ऑर्डर प्लेस करें। हम देखते हैं कि जो सेलर जो लेवल 2 के सेलर्स हैं या फिर टॉप रेटेड सेलर्स हैं, टॉप रेटेड के तो रेट्स ही बहुत हाई होते हैं, लेवल 2 सेलर्स का आप फिल्टर भी लगा सकते हैं ऊपर से। लेवल 2 सेलर्स का हमने फिल्टर लगाया, या लेवल 1 का, या फिर जिसके रिव्यूज ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम रिव्यूज से सॉर्ट करेंगे, ठीक है। जिनके रिव्यूज ज्यादा हैं उसमें से किसी का ऑर्डर प्लेस कर दिया और 1-2 दिन का वेट करेंगे, जैसे ही पेटेंट की रिपोर्ट आ जाएगी हमें पता चल जाएगा हमारी प्रोडक्ट पेटेंटेड नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं। आप उसको इमेज भेजेंगे अपनी प्रोडक्ट का, कैसे? जब आप पेटेंट चेक करवाने जाएंगे वो आपसे कहेगा मुझे आप अपनी प्रोडक्ट की जो डिजाइन आप सेल करना चाह रहे हो उसकी इमेज बताओ, उसका कीवर्ड बताओ, डिफरेंट कीवर्ड्स बताओ जिस पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लोग, ठीक है। वो डिफरेंट वो आपसे पूछ लेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी ना। मार्केट प्लेस बताओ, ये मोस्टली आपसे ये चीजें पूछेंगे, मार्केट प्लेस बताओ और उसकी इमेज बताओ, URL दो अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग का, ये चीजें वो पूछेगा, ठीक है। पेटेंट भी चेक हो गया। अब हमने क्या करना है, सोर्सिंग करनी है। अब हमने सोर्सिंग हम 2 डिफरेंट वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि अलीबाबा से आप सोर्सिंग करें। हम सोर्सिंग करते हैं अलीबाबा से और 1688 से। जो मुझे पसंद है वो 1688 है। इश्यूज तो बहुत हैं उसमें, लेकिन 1688 से हम सोर्सिंग करते हैं। 1688 से सोर्सिंग करने की क्या वजह है कि 1688 विद चाइना सप्लाई करते हैं, ठीक है। ज्यादातर सप्लाई उनकी चाइना में होती है, ठीक है, चाइना में सप्लाई होती है और रेट्स कम होते हैं चाइनीज के साथ। जब वो सुनते हैं ना कि हमें इतने डॉलर रेट चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए $0.2 पर प्रोडक्ट, वो कहते हैं आओ जी भाई आ गया मुर्गा, इसको ज़िबा करते हैं। वो उनको पता होता है ये कोई अमेज़न का सेलर है, वो हमें ज़्यादा रेट्स बताते हैं। हम जब चाइनीज वेबसाइट पे जाएंगे जिसकी मैंने बात की 1688 की, वहाँ पे हमने डॉलर्स में बात नहीं करनी, हम जाएंगे तो उन्हें भी खराब कर देंगे।
अली बाबा वालों को तो हमने खराब कर दिया ना, हमें तो पता ही नहीं था कैसे करना है, ठीक है। 1688 में हमने कोशिश करनी है चाइनीज करेंसी जो यॉन है, ठीक है, RMB या चाइनीज यॉन, उसमें हमने बात करनी है उनके साथ, ठीक है, फिर हमें होपफुली रेट कम मिलेगा, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, सॉरी प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए भी हम एनेबलर्स के क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। सप्लायर जो होते हैं ज्यादातर चाइनीज में नहीं आंसर करेंगे, क्योंकि वो चाइनीज में आंसर करेंगे, जब आप इंग्लिश में बात करेंगे वो भी आपको इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। इंग्लिश उनकी मेरे जैसी होगी, मेरे जैसी होगी उनकी इंग्लिश, लेकिन आपको बात समझ आ जाएगी कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसा करना है कि चाइनीज से थोड़ी सी बात करके ना आपको लैंग्वेज बैरियर का इशू आएगा 1688 पे। एक तो आपने गूगल क्रोम की, सॉरी गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन यूज करनी है। आपने गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन यूज करेंगे, फिर आप जैसे ही कोई भी मैसेज आएगा ना, आपने ट्रांसलेट इस पेज पे क्लिक करना है, या वो खुद ही गूगल ट्रांसलेट उसे ट्रांसलेट करता जाएगा, उन पेजेस को ट्रांसलेट करके आप उसको आंसर कर सकते हैं। या फिर उससे आप डायरेक्टली थोड़ी सी बात करके अपना मकसद उसे बता के, हमने जो मकसद इनेबलर्स ने क्राइटेरिया दिया कि आपने इस टेम्पलेट को फॉलो करना है प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए या फिर सप्लायर से बात करने के लिए। हमने क्या किया, एक ही टेम्पलेट कॉपी पेस्ट, हम सब ने एक ही टेम्पलेट को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसका हमें नुकसान क्या हुआ, जो नुकसान मैं आपके साथ बेसिकली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे 1.5 साल हुआ इस फील्ड में, मैं वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे करना है। हमें उसका क्या नुकसान हुआ कि उसको पता लग गया जी, उसामा आए थे, उसामा ने भी यही टेम्पलेट, ये वही बंदा है। अब मुबीन आया, मुबीन का भी वही टेम्पलेट है। तीसरा कोई आया, हम सब जब सेम बात करेंगे ना, उन्हें पता चल जाएगा भाई ये आएंगे, पूछेंगे, फिर निकल जाएंगे, क्योंकि हम तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सोर्सिंग की। हमारे पास तो क्लाइंट होता नहीं है, प्रैक्टिस के चक्कर में वो हमें ब्लॉक कर देंगे। उन्हें पता चल गया भाई ये वायरस है, इसे फौरन ब्लॉक करो, तो हमें ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इससे बचने के लिए, अपने आप को ब्लॉक करवाने से बचने के लिए हमने क्या करना है, हेलो हाय से स्टार्ट करना है। हाय, दिस इज अब्दुल हसीब, मेरा ई-कॉमर्स में इतना तजर्बा है, ये 3 साल हो गए मुझे प्रोडक्ट्स बेचते हुए, बीच में क्लाइंट एक भी नहीं है पास, ठीक है। इतना टाइम हो गया मुझे अमेज़न पे काम करते हुए, मेरे मल्टीपल ब्रांड्स हैं। तो मैं देख रहा था इस तरह, अली बाबा मुझे आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी है, मैं ये लॉन्च करना चाहता हूँ, तो इसकी क्या लीस्ट प्राइस होगी आपकी। वो जो फाइनल प्राइस देगा उसके बाद आपने उसे क्या कहना है, ठीक है। हम प्राइस में क्यों मार खा रहे होते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स। एक लड़का है जी मुबीन, वो निकाल रहा है 40% प्रॉफिट मार्जिन, उसामा है वो 30 पे ही रुके हुए। नहीं जी, मैं सप्लायर से बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है ये हमारी फाइनल प्राइस है। भाई वो प्राइस कैसे देगा, आपने उसे कहना है जो प्राइस आप दे रहे हो मुझे इससे कम प्राइस दूसरा सेलर दे रहा है। ऐसे भी सेलर्स होते हैं जो आपको कम प्राइस दे रहे होते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, फिर वो कहेगा अच्छा चले मैं आपके साथ और कम करता हूँ, और कम करता हूँ। जहाँ पे उसकी बस होगी वहां से आपने शुरू करना है, ठीक है। मुझे ये प्राइस चाहिए, आप देते हो, ठीक है। वो उसको ये डर नहीं होगा जा रहा है कहीं, ठीक है, क्योंकि मार्जिन बड़ा होता है उनके पास। हम US डॉलर्स में बातें कर रहे होते हैं, उनके पास करेंसी चाइनीज है जो कम है US डॉलर से, ठीक है। आपने उससे ये कहना है कि भाई मुझे ये प्राइस चाहिए, वो एट द एंड आपको वो प्राइस दे देगा, ठीक है। जो क्राइटेरिया हमने फॉलो करना है, एक तो ये है कि वो 3 इयर्स होनी चाहिए उसकी एज सप्लायर की, ठीक है, लिखा होगा 3 इयर्स उसकी एज होनी चाहिए। वेरीफाइड और ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए सप्लायर, ठीक है। रिस्पांस रेट की अगर बात करें तो मोर देन, अली बाबा का बता दें कि जी अली बाबा गोल्ड सप्लायर देखें, जगह जगह अली बाबा यूज हुआ है ना, बेस्ट अली बाबा सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया। और ये एनेबलर्स का क्राइटेरिया बेसिकली, ठीक है, हम भी इसी को यूज करते हैं, इसी के थ्रू ये इस क्राइटेरिया जो हम तक पहुंचा है बेसिकली इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है R&D टीम की, उनने काफी सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसके बाद हमारे पास ये गोल सा एक सर्कल आया है। एक्चुअल में ये सर्कल नहीं है, इसके पीछे बड़ी रिसर्च होती है, ठीक है, पूरी टीम की। तो हमने ये देखना है कि रिस्पांस रेट 80% या इससे अबव होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन लेवल में उसके पास डायमंड्स शो हो रहे होंगे ना अली बाबा पे, डायमंड्स 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, डायमंड्स ज्यादा है। और MOQ सबसे ज्यादा मसला तो हमें सोर्सिंग के दौरान यही आता है, मुझे तो ये आता था, आपको भी आता है कि MOQ मैं जा रहा हूँ, सप्लायर कह रहा है मैं तो आपको 1000 पीसेस से कम नहीं दूंगा। इस मसले का हल हमने कैसे करना है, हमने कहना है सप्लायर को कि ये मेरी फर्स्ट इन्वेंटरी है, एक्चुअली आई वांट टू टेस्ट दिस प्रोडक्ट, इफ दिस प्रोडक्ट परफॉर्म्स वेल देन आई विल ऑर्डर इन बल्क क्वांटिटी, ठीक है। उसे कहना है मैं 2000 पीसेस का ऑर्डर इसी मंथ में करने जा रहा हूँ, ठीक है, आप देते हो तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ। ये मैं प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं 200 पीसेस में अपने पैसे जाया करना चाहता हूँ, ठीक है, आप मुझे 200 पीसेस दे दो, नेक्स्ट ऑर्डर मेरा 2000 पीसेस का होगा। प्रोडक्ट चल गई तो ठीक, सच्ची में 2000 का हो जाएगा, ना चली तो कोई मसला नहीं, 200 पीसेस आया करने पड़ेंगे।
तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ हमारे कितने होने चाहिए उस कंपनी के, ठीक है। उस कंपनी में ये सब डिटेल्स पता कैसे चलेंगी, ठीक है। इन डिटेल्स को भी हम देखते हैं ये कैसे पता चलेंगी। एम्प्लॉयज़ 50 to 100 होने चाहिए। सर्टिफिकेशन, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट सर्टिफिकेशन होती हैं, ठीक है। किसी को ISO कोड आगे कोई भी लगा होता है, किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन डिफरेंट होती हैं। हम सर्टिफिकेशन को भी देखेंगे कि वो ये सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट की बात आती है, ठीक है। पेमेंट हमने कैसे करनी है? पेमेंट हमने ऐसे करनी है कि 30% हमने, अगर हम एक्सपर्ट प्राइस ले रहे हैं या DDP प्राइस ले रहे हैं, पेमेंट हमने 30% एडवांस में करनी है और 70% एट द टाइम ऑफ डिलीवरी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं वो कहेगा कि डिलीवरी वेयर हाउस पहुंच जाएगी अमेज़न के, फिर आप मुझे 70% करना, ठीक है। उससे भी सिक्योरिटी का इशू होगा। इसीलिए आपने इन्वेंट्री ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद 30% पेमेंट कर दी, इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन होगी, हमें पता चल गया ये चीजें गलत हैं, फिर हम उसे कह भी सकते हैं, उसे पता होगा यार 70% पेमेंट तो अभी फंसी हुई है मेरी, पेमेंट नहीं मिलेगी तो मैं भी चक्कर करूंगा। चक्कर से बचने के लिए हमने क्या करना है, 70% पेमेंट एट द एंड करनी है उसे, ठीक है। इंस्पेक्शन के बाद इंस्पेक्शन कंपनी हमें रिपोर्ट शेयर करेगी, आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे टूटी हुई है, ऐसी है। अगर आपकी क्लॉथिंग की कैटेगरी है या फिर कोई फैब्रिक वाली प्रोडक्ट है, उसकी सिलाई सही नहीं हुई थी, फिर हम उसको 70% पेमेंट होल्ड कर देंगे। हम कहेंगे भाई ये चीज़ें फिक्स करो, हम इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे ये कुछ नहीं चलता, ठीक है। कोई इशू, कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो, अच्छा ये हम ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू करेंगे। ट्रेड इंश्योरेंस आपने देखना। ट्रेड इंश्योरेंस बेसिकली हम ट्रेड इंश्योरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खतरा होता है यार, क्या पता हम जिससे काम करने जा रहे हैं वो बंदा सही है भी कि नहीं, अगर वो कोई फ्रॉड। जब हम पेमेंट करते हैं टैक्स हमें देना पड़ता है, वो तो देना पड़ता है, वो तो स्टेट टैक्स है, अब क्या कर सकते हैं, स्टेट टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्सेस होते हैं। या फिर उसके अलावा हम मतलब अपने क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं तो 2.5 लाख से ऊपर हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए कौन सा ये पाकिस्तान में है सर, उसके लिए आप वाइज यूज कर सकते हैं, क्योंकि भी तो पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे ना हमें, करने पड़ेंगे, वो तो टैक्स पड़ेगा। अब क्या करें, हम गरीब मुल्क है हमारा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम कोशिश ही कर सकते हैं ताकि हम कम करें चीज़ों को, वाइज यूज करेंगे। वाइज में हवाला के आप क्या करते हैं हवाला के? मैंने आपको हवाला दिया ना, आप वाइज यूज करने, पेवीज यूज करने, पेपाल तो चलना नहीं है, 2 दिन चलना है, तीसरे दिन ब्लॉक हो जाना है। सैंपल्स मंगवाने चाहिए। मैं आपको ये भी हवाला देता हूँ, आप मिजान बैंक में जाएं, उनसे रब्ता करें, कहें कि मेरा बिजनेस अकाउंट खोल दें, वो आपका बिजनेस अकाउंट खोलेंगे और पर डे आप मोर देन 10 लाख ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हवाला को रिकमेंड नहीं करते? हवाला किस तरह, ये हवाला ही तो दे रहा हूँ 3-4। हवाला थर्ड पार्टी होती है जिनके थ्रू पेमेंट्स वगैरह। मैं कोई रिकमेंड नहीं करता। बात आंटी वाली आ जाएगी, आप कौन सी साइड रिकमेंड करते हैं भाई, मैं फंस जाना बात, मैं कोई हवाला रिकमेंड नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। हवाले यही है कि आप पेयोनीर वाइज इनको यूज कर लें या फिर अपना मिजान में चले जाएं, उन्हें बताएं हमारा बिजनेस अकाउंट ओपन कर दें, ठीक है। बिजनेस अकाउंट ओपन हो जाता है आराम से। सैंपल कैसे मंगवाए जाएं कि हमें यहाँ पे टैक्स ना पड़े? टैक्स ना बढ़े, ये मसला इसका हल नहीं है फिलहाल मेरे पास। तो इसका आप ऐसा करें कि अगर आपका कोई बाहर कोई बैठा हुआ है या चाइना में कोई बैठा हुआ है, आप उसे कहें यार सैंपल लो, बताओ इसमें मुझे क्या क्या मसले हैं, ठीक है। इसका एक हल ये है मेरे पास। फिर भी अगर नहीं होता मसला हल, तो फिर आप वीडियो कॉल पे रब्ता कर लें, उसमें पैसे कम लगेंगे। इसने बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक किए, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं बताते, उनको कॉल भी करें आप तो वो कहते हैं अननोन रीजन है, हम नहीं आपको बता सकते, तो उसका क्या वजह, क्या कोई उसका सामने आया कि ये क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? वाइज का तो हमारा कोई भी अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, बट अमेजोन ने वाइज को अब अपनी पेमेंट चार्ज मेथड की लिस्ट से निकाल दिया, पेमेंट मेथड की ना, ठीक है। डिपॉजिट मेथड की लिस्ट से वाइज निकल गया अब, ठीक है। वैसे ब्लॉक नहीं होते अकाउंट, शायद अगर ब्लॉक हो गया हो कोई, क्योंकि जब हम वाइज पे अकाउंट क्रिएट करते हैं वाइज हमसे पूछता है आपने क्या करना है, डिपॉजिट मेथड कौन सा हम यूज करें? डिपॉजिट मेथड इतनी पोस्ट की है सर साकिब ने, हम ग्लोबल फाइव का यूज कर सकते हैं, पेयोनीर का भी बिजनेस डिटेल्स पे हम यूज कर सकते हैं, आपसे पूछ लें, पेयोनीर का यूज कर सकते हैं, ग्लोबल फाइव यूज कर सकते हैं, पेपॉल यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट है। इसका बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले वहाँ के किसी बैंक का रेफरेंस देना पड़ता है? नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं अपनी LLC की डिटेल्स पे। जब आपकी LLC बनी हुई है ना, तो बेसिकली LLC के लिए आपके पास USA का एड्रेस होगा, आप USA के रेजिडेंट हो जाएंगे LLC में, ठीक है। LLC की डिटेल्स पे आप बिजनेस अकाउंट, अभी जो R&D ने आपने जो सोल्यूशन बताया ना, R&D कहती है कि आप वाइज का अगर आपका अकाउंट अमेजोन रिजेक्ट कर रहा है ना, या डिपॉजिट मेथड की लिस्ट से निकाल रहा है, आप वाइज की स्टेटमेंट यूज करें। एक्चुअली आप जब पेयोनीर पे अकाउंट ओपन करेंगे उनको बिजनेस प्रूफ चाहिए होगा आपका, ठीक है।
आप वो 22 की स्टेटमेंट दे दें, वो फौरी अकाउंट आपका बिजनेस अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। यूके में भी लिमिटेड कंपनी का रेफरेंस देके यस खोला जा सकता है, यस यस, दे सकते हैं दे सकते हैं दे सकते हैं। तो सोर्सिंग का क्राइटेरिया हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आ गए अलीबाबा पे। अब बात ये आती है कि हम इस क्राइटेरिया को कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम सोर्सिंग करने जा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी किट की। ठीक है, हमने कीवर्ड टाइप कर दिया है टॉप पे और हम सर्च करेंगे। सर्च कर दिया हमने और उसके बाद हम वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स के टैब पे क्लिक कर देंगे। ये नया अलीबाबा ने नया एक फीचर दिया है। पहले यहाँ पे सप्लायर्स और प्रोडक्ट्स होता था। ठीक है, अब अलीबाबा ने मैन्युफैक्चरर्स भी ऐड कर दिए। ठीक है, ये हमने कर लिया और हमने देखा था कि हमने ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर्स को टारगेट करना है। ठीक है, हमने यहाँ से ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड, इनके पेजेस को चेक मार्क कर देना है। ठीक है, फिर हमें जो भी सप्लायर्स या जो भी रिजल्ट शो होंगे वो ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर्स होंगे सब। जी, शिफ्ट टू पाकिस्तान वहां से भी चेंज करना चेंज कर देना। शिफ्ट टू पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान में शिफ्ट करनी है, जरूरी है चेंज करना। पाकिस्तान में नहीं शिफ्ट करना ना हमने, वो तो उसकी वैसे भी वो फिल्टर है, वो आप यूज ही ना करें। ठीक है, शिफ्ट टू पाकिस्तान वाला आप यूज ही ना करें। जो फिल्टर्स हमने यूज करने वो ये ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड, लेस देन 1 आवर। इसके बाद जो आपको शो होंगे ना रिजल्ट, उनमें आपको अपना एग्जैक्ट सेलर या एग्जैक्ट आपने जिससे परचेजिंग करनी है उस तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी जितने भी शो होने मुझे पता है ये वेरीफाइड है। हमने उसके बाद एक चीज और देखी कि हमने वो सप्लायर्स टारगेट करने हैं जिनके पास ये 3 स्टार हों या 3 से ज्यादा हों। ठीक है, अभी हम ये 2 सप्लायर्स नजर आ रहे हैं जिनके पास 3 स्टार हैं, डायमंड बैजेस हैं या 3 से ज्यादा हैं, ऐसे ही है ना। ठीक है, अब इनमें से भी हम किसी सप्लायर को उठा सकते हैं। उठाया, फिर हम अंदर जाके देखेंगे भाई बाकी डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको कितना टाइम हो गया, रिस्पॉन्स रेट क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है इसकी, बाकी ये कहाँ का सेलर है, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। 15 साल हो गए, चाइनीज सेलर है, रिस्पॉन्स रेट 86% है, ये सब चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर, इसके बारे में हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम मैन्युफैक्चरर के साथ जाएं या सप्लायर के साथ जाएं। सप्लायर ही एक्चुअली ट्रेडर्स होते हैं वो। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या फिर ट्रेडर्स होते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आप मैन्युफैक्चरर्स के साथ जाएं। क्वेश्चन आता है कि मैन्युफैक्चरर्स के साथ क्यों जाएं। अगर मैं मैन्युफैक्चरर्स में किसी चीज का रेट ज्यादा उनके होते हैं क्या वो? नहीं, मैन्युफैक्चरर का रेट कम होगा। अगर रेट ज्यादा भी होगा ना तो आपने उससे बार्गेनिंग करनी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का रेट इसलिए कम होगा क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट किसी कंपनी से लेती है ना एज कम्पेयर टू मुझसे लेती हैं, ठीक है, कंपनी की प्राइस मुझसे कम होगी। मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट के बनाने वाले को कहते हैं ना, वो प्रोडक्ट की प्राइस कम दे सकता है या उससे लेने के बाद मैं आपको कम दे सकता हूँ, ऑब्वियसली वही कम देगा। ठीक है, हमने मैन्युफैक्चरर्स को इसलिए टारगेट करना है। ठीक है, ट्रेडर्स का मैन्युफैक्चरर किसी एक चीज को बनाने वाला होता है। मैन्युफैक्चरर है ना, अगर ये ग्लास बनाने वाला हो तो वो ग्लास ही बनाएगा। ठीक है, वो ये नहीं करेगा ग्लास बना दिए, जग बना दिए, या फिर ग्लास या जग सेम कैटेगरी की चीजें वो बनाएगा। ऐसा नहीं करेगा। ग्लास है, जूते भी वही बना रहा है, कपड़े भी वही बना रहा है, मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं करेगा। ट्रेडर ऐसा करेगा कि मैन्युफैक्चरर से ग्लास उठा लिए, फायदे में मिल रहे हैं, ग्लास बेच दिए, इधर से कोई और चीज मिल रही है वो लेके बेच दी। ट्रेडर ऐसा करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं करेगा। तो सोर्सिंग भी हमारी हो गई। ठीक है, टाइमिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोर्सिंग की टाइमिंग की बीच में लंच ब्रेक हो? लंच ब्रेक कर लेना आप, मेरे लिए भी ले आए, मुझे भी लंच ब्रेक करनी नहीं, मैंने कहा इतना स्किल आप दे रहे हैं तो आप पीपीसी भी आपने चलानी है, लंच ब्रेक तो देनी चाहिए। नहीं नहीं, मैंने स्टार्ट में ही बताया आज हमने किन टॉपिक्स को कवर करना है। बीपीसी तो आज नहीं करेंगे, अच्छा, बस ये लाइव लॉन्च है एक्चुअली। ठीक है, इसमें हम जब प्रोडक्ट एफडीए पहुंचेगी तो मैंने बीपीसी शायद करेंगे। वहाँ तक जाना है। नहीं, सोर्सिंग तक बस आज हमने आज कहाँ तक करना है? आज हमने पेमेंट करनी है, अभी इसके बाद पेमेंट करनी है और बस सम अप करेंगे। पीपीसी कोस्ट जो है उसको हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए वो पीपीसी में जाके देखेंगे। ठीक है, अभी हम सोर्सिंग को देख रहे हैं। अब लेट से हमारा सप्लायर फाइनल हो गया, यही वाला सोर्सिंग हो गई। ठीक है, सोर्सिंग के बाद हमने क्या करना है। अच्छा, एक चीज और, मतलब ये इन्होंने ना लिस्ट प्राइस की होती है थोड़ी, जब इनसे कोटेशंस लेने जाते हैं तो ये उससे हाई प्राइसेस बता रहे हैं। ऐसा भी होता है। ऐसा जब होगा तो आपने इसी की लिस्ट प्राइस का स्क्रीनशॉट उठा के डाल देना है। लिस्ट प्राइस में ऐसा एक तो जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह भी होता है। एक ऐसा होता है लिस्ट प्राइस जो होती है ना वो 1 यूनिट की होती है। ठीक है,
लिस्ट प्राइस इसने लगाई थी $2, ये एक ग्लास की है। जब हम इससे ले रहे हैं 10 तो प्राइस बढ़ जाती है। हम सोचते हैं कि हमें पैक ऑफ 10 की इसने ये प्राइस लिखी थी, समटाइम ऐसा भी होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने यही स्क्रीनशॉट उठाना है, उसको कहना है यार आपने प्राइस तो ये लगाई थी, आपने ज़्यादा क्यों कोट कर रहे हो। 1000 है वो क्यूब की भी लगाएंगी होती है, जब हम थोड़ा वाला क्यूब मांगते हैं तो कहते हैं 1000 की प्राइस 1000 की प्राइस है ना। फिर आपने उससे बात करनी है ना, बात तो वही आ जाती है वापस। फिर आपने उसे कहना है यार कि ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को, आगे जाके मैं बल्क क्वांटिटी में परचेज करूँगा और बड़ा ऑर्डर दूंगा आपको। फिर बाद में आ जाते हैं चाइनीज का। हमने अभी तक बात की अलीबाबा की, अब हम उस वेबसाइट पे आ गए 1688 पे, ठीक है। अभी ये सब कुछ हमें चाइनीज में शो हो रहा है, ठीक है। ये लैंग्वेज बैरियर का एक इशू है जिस वजह से हम यहाँ पे सोर्सिंग ही नहीं करेंगे। इसको हमने कैसे फिक्स करना है, गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन लगानी है हमें, ठीक है। एक्सटेंशन लगाई, अब देखेंगे आपको रिजल्ट इंग्लिश में शो होना शुरू हो गए, एकदम जादू हो जाएगा आप गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन जब यूज करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर का मसला खत्म। अब हमने ये देखना हम यहाँ से सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। अलीबाबा का तो क्राइटेरिया है, 1688 का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास। 1688 से सोर्सिंग करने में भी आपने सेम चीज देखनी है, एक सप्लायर की लाइफ कितनी है, ठीक है। सप्लायर की लाइफ देख ली आपने, उसके बाद आपने देखना है सप्लायर के पास जिस तरह वहाँ पे एम्प्लॉयज थे यहाँ पे भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑथेंटिसिटी के लिए हम देखेंगे कि सप्लायर के रिव्यूज कितने हैं, ठीक है। रिव्यूज हमें बताएंगे कि सप्लायर कैसा है। सप्लायर के रिव्यूज हमने देख लिए कि रिव्यूज इतने, जब ज्यादा रिव्यूज होंगे हमें पता चल जाएगा यार सप्लायर कैसा है। सप्लायर की लाइफ देखनी है, लाइफ की समझ में, लाइफ ऑन 1688 कितनी है, 4 साल है, हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है। रिस्पांस रेट देखना है। एक चीज है जो नई है इसमें, जो हमें अलीबाबा पे नहीं मिलती, वो है कंप्लायंस रेट और रिटर्न रेट, ठीक है। रिटर्न रेट और कंप्लायंस रेट में हमने क्या चीज देखनी है, रिटर्न रेट में हमने ये देखना है, एक सेकंड, रिटर्न रेट में हम ये देखेंगे कि इस सप्लायर का रिटर्न रेट 30% से अबव नहीं होना चाहिए, 30% से बिलो होना चाहिए। जब आप सप्लायर की प्रोफाइल ओपन करेंगे ना किसी भी सप्लायर की, तो उसमें आपको शो हो जाएगा रिटर्न रेट उसका 30% से बिलो होना चाहिए, और कंप्लायंस रेट कोशिश करनी है 80% से अबव हो। 80% से अबव होगा तो हमें पता चल जाएगा ये सप्लायर कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं इसकी, ठीक है। 1688 भी हो गया और अलीबाबा भी हो गया। अब हमने इससे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे अभी? रेट इंश्योरेंस भी मिलती है इधर भी, रेट इंश्योरेंस नहीं, इसमें ट्रेड इंश्योरेंस नहीं होती, बट बेस्ट ये है कि अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर दें, ठीक है। क्योंकि हम ज्यादातर तो हम अपने क्लाइंट्स का काम कर रहे होते हैं ना एज सर्विस प्रोवाइडर। अपने केस में हम जब हम इतनी सारी चीजें देखेंगे ना, रिव्यूज ये सब चीजें, फिर थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। अगर इतने लोग रिव्यू कर रहे हैं, सारे रिव्यू इसके फेक तो नहीं हो सकते। ये मैन्युफैक्चरर ट्रेडर, वो प्रोफाइल ओपन करेंगे शो होगा, अगर आप अलीबाबा ओपन करें अलीबाबा जी ये इसी में, इसमें भी पता चल जाएगा। हाँ जी ये बता दें। इसमें और इनसे हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे वहाँ से? अच्छा, कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ये इसमें थोड़ा सा इसको आपको ट्यूटोरियल भी एक देखना पड़ेगा, क्योंकि सारा मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी नहीं कवर कर सकूंगा इस सेशन में। ये जो ब्लू सा साइन है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे, सेलर के आप चैट बॉक्स में चले जाएंगे, ठीक है। इसमें चैट बॉक्स में चले जाएंगे, फिर आगे आप बात कर सकते हैं। और रिकमेंडेड ये है कि आप इससे सारी, अगर आपने इसकी प्रोफाइल चेक कर ली है ना, आप इससे वी चैट ले लें, इसका सारी आपकी ऐसे नहीं खत्म हो कहाँ से जाएगी। करेंगे वो इसका? वो बताया ना मैंने अभी, खोल दोबारा के बता repeat दे करें। एक दफा। ये देखिए ये ब्लू आपको शो हो रहा है, ये ब्लू जूम करें थोड़ा सा, नहीं आप ओपन कर दें। ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे, ओपन करें, अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा ना उसके लिए। इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट तो आप Account तो- चाइनीज डिटेल पे ही बनता है। नहीं, पाकिस्तानी डिटेल पे हमारे पास, चाइनीज डिटेल तो नहीं, नहीं ठीक तो है। वो तो अभी नहीं बनाते, वो अलाउ ही नहीं करते। नहीं अलाउ करते हैं, तभी मैंने बनाया। अभी गूगल से साइट होगी। अकाउंट लॉगिन करने के लिए इसके दो मेथड हैं, ठीक है। एक तो आप वाया पासवर्ड लॉगिन, या फिर आपका जीमेल लगा दें और उसके बाद आप अपना पासवर्ड लगा दें। एक एसएमएस लॉगिन है, मैंने अपने नंबर पे अकाउंट बनाया है। अगर मैं पाकिस्तानी नंबर पे आपने जी पाकिस्तानी, सारी डिटेल्स पाकिस्तानी है, ठीक है। पाकिस्तानी डिटेल्स पे आप नंबर लिखेंगे और नीचे इधर लिखा आ जाएगा रिक्वेस्ट कोड, ठीक है। कोड पे रिक्वेस्ट करेंगे, कोड आएगा, लगा देंगे, आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। सॉरी, साइन अप करने के लिए आप YouTube पे जाएं, हर चीज़ का हल मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। मैं अभी अकाउंट बनाना तो नहीं बता सकता ना, ठीक है। अब हमने सोर्सिंग कर ली है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे करते हैं, एक चीज करके पूछ रहे होते हैं, उसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने एक टेम्पलेट बना लेना है, ठीक है। ये मैंने एक टेम्पलेट बना लिया है, मैं ऐसा करूंगा कि मैं यही सप्लायर को भेज दूंगा, मेरी एसएलपी खत्म हो जाएगी, मुझे एक ही दफा टेम्पलेट बनाना पड़ा, मैं सप्लायर को कहूंगा मुझे ये फिल करके भेजो, मुझे ये डिटेल्स चाहिए आपकी, ठीक है। फिर हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। सप्लायर हमें जब अपनी ये सब डिटेल्स दे देगा, इसमें एक एक चीज मैंने लिखी हुई है, टोटल अमाउंट 30% कितना पे किया, 70 कितना करना है, यूनिट्स कितने हैं, डीडीपी बाय एयर कितनी है, अगर डीडीपी उससे ले रहे हैं, एक्सवर्क को कितनी ले रहा है वो भी इसमें लिखा हुआ है, एमओक्यू, सप्लायर का नाम, सारी चीजें इसमें। इस तरह का आप टेम्पलेट बना लें, लाजमी नहीं है ऐसे ही कोई भी बना लें, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको ई कॉमर्स पे लेबल्स में मिलेंगे, लेकिन ये सिंपल सा हमने बनाया और वो भी इजीली इसको फिट करके हमें दे देता है, ठीक है। इसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। अब यूएस में इस टाइम रात के 3 चल रहे हैं, मुझे लगता है सोया होगा क्लाइंट भी अभी। नहीं तो हमने तो अली बाबा पे ऑर्डर प्लेस करना है, जी अली बाबा पे ही करेंगे, तो यूएस का क्यों टाइम देखते हैं? क्लाइंट ने पेमेंट करनी है ना, इसलिए मैं टाइम देख रहा हूँ आपको। 1688 का क्राइटेरिया मैंने बताया कि ज़बानी लिखा हुआ भी है, पेमेंट मेथड्स भी लिखे हुए हैं, अली पे के थ्रू कर सकते हैं, पेपॉल के थ्रू कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पूछे थे जो आप सारे टेम्पलेट्स हमें दिखा रहे हैं, ये हमें शेयर होगा कि हमें याद? शेयर बेसिकली ये शेयर नहीं का हमने खराब किया है, ठीक है। टेम्पलेट इनेबल्स में शेयर किया आपने, सोर्सिंग के लिए ये टेम्पलेट यूज करना है, फिर आप जिधर जाते हैं वो हम ब्लॉक कर देते हैं।